देखो इधर क्लास 12 के लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिज्म और मैटर। ठीक है, तो मैटर के बारे में इसमें हम बार मैग्नेट के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा जियो मैग्नेटिज्म मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा बार मैग्नेट के बारे में देखते हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में, वैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ होंगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले बार मैग्नेट के बारे में जानते हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट एक टाइप का क्या होता है, जैसा मैग्नेट आपने देखा है मीटर होते हैं, आयरन होते हैं, तो इनके बहुत सारे ओर में देखा गया कि इनके ओर कभी आयरन को बहुत सारे ओर ऐसे होते हैं मटेरियल के जो क्या करते हैं आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे बहुत सारे चीजें देखे गई जो एक और दूसरे ओर को इंटरैक्ट करता है मतलब अट्रैक्ट करता है। तो देखा गया कि इनमें भी क्या है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बार मैग्नेट क्या होता है, जैसे ये हमने ये बार मैग्नेट स्ट्रक्चर ऐसे बनाई, इनमें दो पोल होते हैं, ऐसे पोल हम बनाते हैं। तो एक पोल को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और दूसरे पोल को क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। एक्चुअल में जैसे चार्ज होता था तो चार्ज का डाइपोल होता था, वैसे ये समझ लीजिए कि मैग्नेटिक का इफेक्टिव चार्ज है, जिसे मैग्नेटिक चार्ज कहते हैं, उसे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी रिपेल अट्रैक्ट करते थे। तो ऐसे हर मैग्नेट में दो पोल होंगे और इनकी पोल स्ट्रेंथ को हम मान m से लिखते हैं, जो चार्ज आप बोल रहे हैं। तो ये प्लस m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस m। तो साउथ पोल को माइनस m और नॉर्थ पोल को हम प्लस m, ये इनका क्या है, मैग्नेटिक पोल है। अगर इनके बीच की लेंथ को हमने 2l ले लिया, m क्या है, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इसी को पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अब जैसे ये साउथ पोल है तो इसका m होगा माइनस में, इसका प्लस है। तो जो एक वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ाया था अगर याद हो तो P इक्वल टू क्या था, Q इंटू 2l। अगर इनके बीच की दूरी क्या थी, जैसे ये चार्ज है, ये प्लस Q और ये माइनस Q, और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो 2l है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था उसकी वैल्यू P इक्वल टू क्या होती थी, Q इंटू 2l। बिल्कुल वैसे यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है m, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू 2l। और ये जस्ट इक्विवेलेंट है सोलेनॉइड या किसी कॉइल का जो मैग्नेट होता था जो NIA होता था। ठीक है, उसी के इक्विवेलेंट का मतलब जैसे वो फंक्शन करता है वैसे ये भी फंक्शन करता है। और अगर इसके डायरेक्शन की बात करें, अब एक ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट्स डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस, ये m की डायरेक्शन होगी, समझ रहे हो, या नेगेटिव टू पॉजिटिव, वहां भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता था अगर याद हो आपको तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये पोल स्ट्रेंथ है किसकी, बार मैग्नेट की। और बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, m इंटू 2l होगा। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट की क्या एनालॉगी है, एनालॉगी का मतलब ये फंक्शनली इक्विवेलेंट है, फंक्शन में क्या है दोनों एक जैसे हैं। जैसे वहां पर क्या वर्क करता था, वहां पर चार्ज होता था और यहाँ पर क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, वहां पर प्लस और माइनस चार्ज होता था, यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अब एक पोल क्या होता है, हर मैग्नेट में दो पोल होंगे और ये पोल सेपरेट नहीं हो सकते, ये ऐसा नहीं कि मैग्नेट से पोल हट जाए। ठीक है, जैसे ये इसको कट करोगे फिर से नॉर्थ साउथ पोल बना लेंगे, समझ रहे हो। और जो सिमिलर पोल होते हैं ये किसी दूसरे सिमिलर मैग्नेट के दूसरे सिमिलर पोल से क्या करेंगे, रिपेल होंगे। मतलब सेम पोल एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल होंगे, और अपोजिट पोल एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है। तो पोल क्या हुआ ये समझ में आए, पोल की स्ट्रेंथ क्या हुई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ। अब हम क्या करते हैं, अगर इनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, डायरेक्शन को देखते हुए कि किसकी डायरेक्शन किधर है और उसके अकॉर्डिंग सम करेंगे।
अब जैसे अगर इसको हम कट करते हैं किसी बार मैग्नेट को, तो बार मैग्नेट को कट करने से क्या होगा कि इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जैसे ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, मतलब ये एम पोल स्ट्रेंथ है, और ये इसका साउथ पोल है, ये भी स्मॉल है। ठीक है, अगर इसको हम इस तरीके से कट कर देते हैं ऐसे, तो ऐसे कट करने पे जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होगा तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m/2 हो जाएगी, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, m/2 हो जाएगी। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालोगे कैपिटल M, वो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ किसी एक की इनटू में क्या होगा, इनके बीच का सेपरेशन। तो पोल स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेशन से, तो m/2 इंटू एल, तो टोटल जो डायपोल मोमेंट होता है वो हाफ हो जाता है। समझ रहे हैं, तो टोटल डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा। अगर इसको हम क्या करते हैं, तो हम फर्स्ट ऐसे कट करते हैं, क्योंकि इनका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर हम इनको ऐसे कट करते हैं तो इसकी लेंथ, ये तो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, मतलब m ही रहती है। जब ऐसे कट करते हैं कि नॉर्थ पोल जैसे हट गया तो यहाँ पर से साउथ पोल बना लेगा, तो पोल स्ट्रेंथ अभी भी उतना रहेगी, क्योंकि एरिया ऑफ इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, अभी भी उतना है। फिर इसमें चेंजेस किस चीज के आते हैं, लेंथ चेंज हो जाती है। अब जितना आपने लेंथ काटी है उसके बराबर में क्या हो जाएगा, m इंटू एल कर देंगे। तो अगर मिड पॉइंट से काटा है तो वो भी क्या हो जाएगी, फिर इनकी जो इफेक्टिव क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ, सॉरी इफेक्टिव डायपोल मोमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मिड पॉइंट से कटा। तो कट करके डायपोल मोमेंट क्या है अभी हम दिखाते हैं, तो लेकिन नोट कर लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए। तो बार एक तो डायपोल मोमेंट होगा और एक इसका पोल स्ट्रेंथ होगा। पोल स्ट्रेंथ डायपोल मोमेंट पर कैसे डिपेंड करता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इधर देखो, हमने कहा कि ये कोई बार मैग्नेट है, ऐसे ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, और यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 2l, ये पूरी कंप्लीट है। इसको दो तरीके से हमने कट करा है। एक तरीका कट करने का ये है कि इसको ऐसे हमने अलोंग द लेंथ क्या करा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये इसकी लेंथ है 2l। तो ऐसे दो बार मैग्नेट बन जाएंगे। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये पोल हो गया। तो इनमें से किसी एक का क्या डाइपोल मोमेंट होगा, एक का डाइपोल मोमेंट जो होगा वो m की वैल्यू जो आएगी वो पोल स्ट्रेंथ होगी। मान लेते हैं इसकी पोल स्ट्रेंथ m डैश हो गई, और इनटू में इनके बीच का सेपरेशन 2l हो जाएगा। तो ये m डैश की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हाफ हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, पहले की हाफ हो जाएगी। अगर इसका m है और इसका भी क्या है, m है, ये माइनस है नहीं, ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये m/2 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, प्लस का m/2 होगा, और इसका क्या होगा, माइनस का m/2। ऐसे ये भी क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हाफ हो जाएगी। तो इनका जो किसी एक का जो आएगा आपका, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, तो मान लेते हैं डाइपोल मोमेंट जो m1 का आएगा हो जाएगा आपका m डैश इंटू में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 2l। तो m डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, m/2 इंटू 2l, तो ये आ जाएगा आपका m इंटू l। पहले ये m था, पहले m क्या था अर्लियर में, m इज इक्वल टू था स्मॉल m इंटू 2l। अब ये हो गया ml, तो ये पहले का क्या हो गया, m1 जो हो गया वो m/2 हो गया, पहले से क्या हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया। समझ में आ रहा है। ऐसे अगर दूसरा तरीका है कि इनको हम रादर देन का ऐसे, हम इनको ऐसे कट करें ऐसे ये, और जब ये कटिंग करते हैं तब भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे।
अब की बार इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे नहीं चेंज होगा जो पोल का है, लेकिन लेंथ इनकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ। मतलब हमने इनको मिड पॉइंट से काटा है, तो अब की बार ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और ये भी लेंथ एल हो जाएगी। और यहाँ अगर नॉर्थ पोल था तो यहाँ ये साउथ पोल बना लेगा, समझ रहे हो। और ये पोल कौन सा था, साउथ था, तो यहाँ कौन सा जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और इनकी पोल स्ट्रेंथ जो होगी अभी भी क्या होगी, ये m थी तो ये भी m रहेगी, और ये भी m, और ये भी m, ये माइनस ये प्लस। तो किसी एक का अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि m डबल डैश इसका क्या होगा, तो इसका m तो वही रहेगा, इंटू अब की बार लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी l rather than 2l। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि m डबल डैश की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, m/2 के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो आप इफेक्टिव लेंथ देखेंगे, व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ, इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द बोथ पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच की सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी, इसे इफेक्टिव लेंथ कहेंगे। और इनका पोल स्ट्रेंथ, कितना पोल स्ट्रेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात समझ में आ रही है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक डाइपोल इज अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको इसका सारा जो ट्रीटमेंट है वो वेक्टर करना है। मतलब अगर आपसे कहे कि दो डाइपोल हैं, दो मैग्नेटिक डाइपोल हैं, या दो बार मैग्नेट, उनके मैग्नेटिक डाइपोल का रिजल्टेंट बताओ, तो देखेंगे आपको अरेंज कैसे हैं, कितने एंगल पे हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे उनका रिजल्टेंट और वेक्टर डिफरेंस। इस तरीके से वेक्टर रिजल्टेंट और वेक्टर डिफरेंस से उनका रिजल्टेंट और डिफरेंस आएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। कभी कभी आपको ऐसे बता देता है कि कोई ये बार मैग्नेट है, क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, इसके जो लेंथ है वो L है, और ये इनके दो क्या है, पोल एंड प्लस माइनस साउथ नॉर्थ। ठीक है, अब क्या करता है कि कोई मैग्नेट L लेंथ का मैग्नेट है, इसको हम क्या करते हैं कि बेंड करके सेमी सर्कुलर आर्क बना देते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बेंड करेंगे ऐसा, और इस मैग्नेट को हमने सेमी सर्कुलर ऐसे बना दिया इस तरीके। और ये नॉर्थ पोल हो गया आपका, ये क्या हो गया, साउथ हो गया, मतलब m और ये माइनस है। और इसकी रेडियस को कुछ बता दिया जाएगा आपको कि यहाँ से ये r रेडियस का सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया गया। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आर्क की इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पूरी लेंथ को हमने क्या करा है, बेंड करा है, और तब इसको क्या बनाया गया, सेमी सर्कुलर आर्क बनाया गया। इसका मतलब ये जो L लेंथ है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये पूरी लेंथ L लेंथ के से ही आई होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 पाई r जो ये है ये किसके बराबर हो जाएगा, L के। अरे इसी L लेंथ को तो मोड़ा गया है किसमें, सेमी सर्कल के फॉर्मेट में। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, L/2 पाई, और जब रेडियस निकल आई तो यहाँ से आप समझिए अफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी इस मैग्नेट की, अफेक्टिव लेंथ अब L डैश ये हो जाएगी। ठीक है, अफेक्टिव लेंथ का मतलब निकाल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच की, पोल स्ट्रेंथ की। तो इसका पहले डाइपोल मोमेंट कैपिटल M का क्या रहा होगा, m into L, अरे यही तो था, m into L था। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसका अफेक्टिव डाइपोल मोमेंट जो होगा m, m डैश से अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू अफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पर अफेक्टिव लेंथ क्या है, L डैश है, और L डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, L डैश की वैल्यू आएगी r प्लस r, अरे पूरा डायमीटर होगा तो ये क्या हो जाएगा, इतना r है तो ये भी क्या होगा, r होगा।
तो r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, मतलब 2r होना चाहिए। क्लियर है, 2 टाइम्स r, और यहाँ से r की वैल्यू ये है तो 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, l अपॉन पाई, 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, l अपॉन पाई। अरे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, या लिख दें पूरा 2l अपॉन, ये 2 पाई हो जाएगा, l अपॉन 2 पाई है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा l अपॉन पाई। अब इसके बाद हम इसका l डैश की वैल्यू रखते हैं, यही तो l डैश है, अरे यही तो l डैश है, तो m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी m इंटू l डैश का मतलब l अपॉन पाई, और ml क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है पहले वाली, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि जो m डैश आएगा वो क्या हो जाएगा, ml अपॉन पाई, और इतनी वैल्यू क्या है, पहले वाला m है, तो m डैश क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन पाई। तो पाई से डिवाइड कर देंगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इस वाले की। तो आप देख रहे हैं शेप चेंज कर रहे हैं, इनके बीच की इफेक्टिव लेंथ चेंज कर रहे हैं, तो इनका मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया, नोट कर लीजिए इसे। जैसे दो बार मैग्नेट हो, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर रखे हुए हों, तो उनके रिजल्टेंट का क्या करेंगे, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर सॉल्व करेंगे। जैसे ये कोई बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये दूसरा मैग्नेट, ये अपनी पोल स्ट्रेंथ है। तो इसमें मान लेते हैं ये इसका M1 हो जाएगा, और इधर साउथ टू नॉर्थ क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, और ये इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इनका रिजल्टेंट कहीं ऐसे आएगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो इनके क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर का होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड जैसे वेक्टर में निकालते थे वैसे निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स M1 M2 cos थीटा। तो ये तरीका है इसका क्या करने का, डायपोल मोमेंट निकालने का। अगर दो ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिए हों, जैसे ये है और ये, तो ये आपस में कैसे 90 डिग्री में। अगर इसको हमने M1 कह दिया और इसको क्या कह दिया M2, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं MR इधर से जाएगा। तो इसके रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होगा, यही फार्मूला लगा के। तो हमने कहा था जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाता था, तो यहाँ क्या हो जाता, स्क्वायर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये कि थीटा क्या है 90 है, और cos 90 क्या हो जाएगा 0। इतना पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इतना टर्म 0 हो जाएगा, जितना ही बचेगा ना M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ आया नहीं, तो ये हो जाएगा। तो जिस किसी भी एंगल पे होंगे आप क्या करेंगे, उनका डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट डायपोल। ठीक है, अब ये जस्ट इक्विवेलेंट है किसके, मैंने कहा एनालॉजी है। अगर ये देखें तो किसके, करंट करेंट सर्कुलर वायर की। इसका मतलब उसमें भी नॉर्थ साउथ पोल होने चाहिए, या हम देखें तो उसमें भी डायपोल मोमेंट होने चाहिए। तो उसका भी थोड़ा सा डायपोल मोमेंट का आइडिया ले लेते हैं, उसमें डायपोल मोमेंट कैसे होता होगा। तो दोनों को क्या समझेंगे,
कि कहीं पर कॉइल भी रखी हो तो उसको भी बार मैग्नेट की तरह हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या निकाल सके, डायपोल मोमेंट निकाल सके, उसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता सके, ये सारी चीजें। ठीक है, इसको नोट करिए तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हो गया ये। अब देखिए जो सर्कुलर कॉइल होती है ये भी मैग्नेट की तरह होती है। मान लेते हैं इसमें ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में ये करंट है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो होगा डायपोल की डायरेक्शन जो होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। प्लेन के परपेंडिकुलर में दो डायरेक्शन है, या तो अंदर जाए या तो बाहर। तो ये जो होगा आप इस तरीके से करेंगे तो ये क्या होगा, इनवर्ट आएगा। अब इस तरीके से करने का मतलब ये है कि आप अगर इसको ऐसे ना समझे तो ऐसा समझना चाहें कि ऐसी में बता रहे हैं, आप ये जानेंगे कि साउथ टू नॉर्थ होता है, तो ये जो रिंग है आपकी, इस रिंग के क्या होंगे, दो साइडें होंगी, एक इधर होगी एक इधर होगी। तो हम एक को क्या करेंगे, साउथ पोल मानेंगे, दूसरे को नॉर्थ पोल। अब किसको साउथ मानना है, जिधर से हमको देखने पे करंट कैसी लगे, क्लॉकवाइज लगे। जिधर से देखने पे क्या लगे, क्लॉकवाइज लगे तो वो साउथ पोल हो गया, उसके अपोजिट एंटी क्लॉक होगा तो वो नॉर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये सामने से अगर इसको ऐसे देखेंगे और ये इस बोर्ड के प्लेन में बनी हुई है, तो इधर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज वाला मतलब ये साउथ पोल हो गया, तो पीछे क्या हो जाएगा इसकी, नॉर्थ पोल। इसमें डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, अंदर की तरफ, साउथ टू नॉर्थ क्या होगी, अरे अंदर होगी ना साउथ टू नॉर्थ। या ऐसे भी करेंगे तो क्या आएगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर आएगी, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड आएगी, इनवर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। या अगर ऐसे बनाना चाहो तो ये साउथ पोल हो जाएगा, इसके पीछे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। या ऐसे समझो जब करंट क्लॉकवाइज होगी तो क्या होगा, वो साउथ पोल बनेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो नॉर्थ पोल। या दूसरा भी इसका तरीका ये कि इसको साउथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अरे तो एस का लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा ऐसे करो, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। समझे कि नहीं समझे, अरे ये एस लिखा मैंने ऐसे ऐसे, तो ये देखो करंट की डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज, और ये भी करंट की डायरेक्शन में है, तो ऐसा बन रहा है कि ये साउथ पोल बन रहा है, मतलब क्लॉकवाइज से साउथ पोल। तो इसके जस्ट पीछे कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। या ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें नॉर्थ पोल जनरेट होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें क्या होगा कि एम बनाते हैं, एम उल्टा बन गया, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये कौन सा पोल क्रिएट हो रहा है, ये नॉर्थ पोल हो रहा है, जिसके पीछे साउथ होगा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अरे इसका एम कैसा होगा, ये आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कभी कभी आपसे कुछ ऐसा दे देगा वो प्लेन में नहीं होता है, ये समझ आ रहा है रिंग कैसी है। ठीक है, अब यहाँ से देखने पे आपको कौन सा नीचे वाला हिस्सा लग रहा है, कौन सा ऊपर लग रहा है, ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है, ये नीचे ये ऊपर। इसको अगर हम ऊपर मानते हैं और इस वाले को नीचे मानते हैं तो हम ऐसे सामने से देखेंगे तो हमको करंट ऐसे से लगेगी। ठीक है ना, तो इधर कौन सा पुल बनेगा, हमारी तरफ जो बनेगा, अगर ये ऐसे ऐसे बन रही तो ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, इसके पीछे क्या बनेगा, साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये वाला नीचे ये वाला ऊपर है, अगर मान लो ऐसा लग रहा है, हमने कोशिश तो वही करी है जो पहले बताया, मान लो अगर किसी कारणवश ये ऊपर लग रहा है, आपको ये नीचे लग रहा है, तो मतलब ये बाहर की तरफ है ये अंदर की तरफ है, तब आपको करंट कैसे दिखनी चाहिए, ऐसे, मतलब ये क्लॉकवाइज बनेगा, तो इधर की तरफ साउथ पोल बन जाएगा, उधर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, तो उधर की डायरेक्शन हो जाएगी।
कुल मिला के मेरा कहने का सिर्फ और केवल सिर्फ मतलब ये है कि जैसे ये अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ये ऐसा, और इसको हम सामने से व्यू कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, अगर इसमें करंट इधर से ऐसे है तो हम जिधर से देख रहे हैं इधर कौन सा, ये क्लॉकवाइज बनेगी। क्लॉकवाइज का मतलब ये साउथ पोल होगा, इधर वाला नॉर्थ होगा, या आप उधर से घूम के जाएंगे तो यही क्लॉकवाइज करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इधर साउथ पोल बनेगा, इधर नॉर्थ पोल बनेगा, तो डायरेक्शन किधर होगी, साउथ टू नॉर्थ इधर होगी। और अगर इसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है करंट की, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ इधर बनेगा, तो इसके पीछे साउथ बनेगा, साउथ टू नॉर्थ टुवर्ड्स मी हो जाएगा। ऐसा डायरेक्शन किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो समझ में आ रहा है इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे देखते हैं, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अगर इसको मेमोराइज करना है, आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ पोल कब बनता है, तो एंटी क्लॉकवाइज में एंटी में एन होता है, ठीक है ना। अरे क्लॉक में तो एन नहीं होता है, एंटी क्लॉक में ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज है तो एन है मतलब नॉर्थ होगा, दूसरा अपने आप याद रहेगा। अरे साउथ के लिए कुछ ध्यान नहीं रखना, मतलब क्लॉकवाइज बचा तो वो कैसा होगा, साउथ पोल जनरेट करेगा। तो जहां भी करंट आपको जिस डायरेक्शन से भी आप व्यू कर रहे हो, अगर उधर एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रही मतलब वो पोल नॉर्थ हो गया, उसके जस्ट अपोजिट वाला पोल किधर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और साउथ टू नॉर्थ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे दो कॉइल को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर बना देते हैं ऐसे, ये एक कॉइल है, और एक कॉइल ऐसी, ऐसे एग्जाम में दे देता है। बोथ आर कंसेंट्रिक, दोनों कैसी हैं, कंसेंट्रिक का मतलब कॉमन सेंटर है, एक के ऊपर एक नहीं, कॉमन सेंटर है दोनों का। सेंटर दोनों का क्या है, कॉमन है। इसमें करंट ऐसे है, मतलब इस तरीके से, और इसमें करंट क्या है, ऐसे, ये। तो इसमें करंट इस तरीके से होगी जो ऐसे परपेंडिकुलर है ना, मतलब ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे होगी, तो इधर की तरफ एंटी मतलब नॉर्थ बनेगा, उधर की तरफ साउथ बनेगा, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा आ जाएगा। और अगर दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों आइडेंटिकल होगा तो दोनों का एम क्या होगा, सेम होगा। और इसमें जो है आप देखेंगे तो इसमें करंट ऐसे ऐसे है, तो ये कैसी डायरेक्शन हुई, अगर इसको देखेंगे इधर से तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इधर नॉर्थ बना, नीचे की तरफ साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ क्या हो जाएगी, ये इस वजह की वजह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर इसका ये डायरेक्शन होगा, ये होगा, और इसका डायरेक्शन ये होगा। दोनों क्या बनाएंगे आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर प्लस, दोनों m ही m है तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट स्क्वायर रूट 2m। अब ये तो m की बात समझ में आ गई। अब m की वैल्यू कितना होती है, तो m की वैल्यू लास्ट में तो मैंने बताया, तो फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ इनटू L नहीं होगा, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ क्या होगा, IA बताया था। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाएं तो क्या हो जाएगा, NIA, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो NIA, अदरवाइज IA, ठीक है। हाँ IA नहीं। और ए जो होगा ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो आप एरिया की वैल्यू वहां पर रखेंगे, करंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आप देखेंगे अगर दोनों का एरिया चेंज हो रहा है तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रही है तब भी हो जाएगा। तो I1 A1 प्लस I2 A2 सेम डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, क्या कैसे है, तो सारी चीजें यहाँ से क्या कर सकते हो आप। तो दोनों बातें समझ में आ गई। अब ये समझ में आ रहा है कि जो बार मैग्नेट है और जो कॉइल है, दोनों एक दूसरे के एनालॉगी कैसे हैं, दोनों मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। क्लियर है। अब दोनों में हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करिए, इसे बनाइए, समझ आ रहा है ना। ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा ये कॉइल, तो एंगल वाली वैल्यू रख लेंगे, m1 प्लस m2 प्लस 2m1 m2 cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर रूट, उससे रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, करिए। तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, IA, और उसमें कौन सा लगाएंगे, जाइए, m इंटू 2l, मतलब m इंटू पोल स्ट्रेंथ इंटू बीच की डिस्टेंस, और इसमें क्या लगाएंगे, IA लगाएंगे, पर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो NIA।
क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? अब देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मैं सारी चीज में लिखूंगा नहीं, बस आपको समझा रहा हूँ, आप सुनते चलिए और एक बार अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, एनसीईआरटी सब समझ में आएगा। पहली चीज जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, क्लोज लूप होती है, लूप होती है, कर्व होती है हर जगह। तो आप कहोगे जब हर जगह कर्व होगी तो इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन तो हर जगह चेंज होगी, तो हम डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट मतलब डिटरमाइन करेंगे? तो मैंने पहले भी बताया, फिर से सुन लीजिए। जब ये कर्व लाइन होगी तो जहां पर भी इनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको करना है, कर्व के लिए डायरेक्शन क्या करते हैं, वहां पर आप टेंजेंट ड्रा कर दो। अरे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करोगे, टेंजेंट ड्रा कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा। जैसे पहले हम बार मैग्नेट या कॉइल या सॉलिनॉइड किसी को बनाते हैं, सबके क्या करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रा करते हैं। जैसे ये कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, ये करंट कैसी होगी, सर्कुलर होगी। और अगर करंट सर्कुलर होगी तो एक्सियल फील्ड आएगी। अरे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? इसको मैंने ऐसे बनाया, मतलब ये ऐसे ऐसे है, सर्कल कैसी है, ऐसे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, एक्सिस के लॉन्ग होगी। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। फिर क्या होगी, ऐसे कर्वेचर बनाती है, ऐसी आएंगी, फिर ऐसी आएंगी, बहुत कॉर्नर पे क्लोज लूप बनाएंगी। समझ रहे हो? इस तरीके से। तो जहां कहीं भी आपको क्या करना है, जहां कहीं भी ये बी की डायरेक्शन हो जाएगी ना, जहां कहीं भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है वहां पर उस क्या करो, उस कर्व का टेंजेंट ड्रा करो। जैसे इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पर क्या करो, इस कर्व पे ऐसे टेंजेंट ड्रा करो, बी की डायरेक्शन पता पड़ जाएगी। इस पॉइंट पे डायरेक्ट क्या होगी, एक्सिस के लॉन्ग होगी। इस पॉइंट पे यहाँ टेंजेंट ड्रा करिए, ऐसी हो जाएगी। तो ये तो किसकी है, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, जो सर्कुलर कॉइल है। ये कॉइल कैसी है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से होंगी। दूसरा अगर सॉलिनॉइड है, तो सॉलिनॉइड के लिए मैंने बताया लॉन्ग सॉलिनॉइड है इस तरीके से। तो इसका भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होंगी, एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे। अरे यही इसका मॉडिफिकेशन है, यहाँ एक कॉइल है, यहाँ बहुत सारी कॉइल लगी हुई है। अरे सॉलिनॉइड में क्या होता है, बहुत सारी कॉइल रखी होंगी। तो ये होगा कि ये जनरली क्लोज लूप भी नहीं बना पाते हैं, ऐसे हो जाएगी। तो क्या होगा, ये नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ अंदर फील्ड होगी, और बाहर जब ये क्लोज लूप बनाएंगी ऐसे, मतलब नजदीक में नहीं बनाएंगे, दूर से जाके क्लोज लूप बनाएंगे। क्यों, ऐसा, इस तरीके से ऐसा। तो ये भी एक बार मैग्नेट की तरह तो लग रहा है, नहीं? देखो इसकी इससे ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ जगह कम है तो हम ऐसे बना देंगे, ऐसे। समझ रहे हो? तो इस तरीके का जो ये बनाएगा, तो आप देखेंगे कि मैग्नेट के अंदर या सॉलिनॉइड के अंदर की जो फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ है, और बाहर कैसी है, नॉर्थ टू साउथ। इंटर किधर करे, टुवर्ड्स द साउथ पोल, एग्जिट किधर करे, टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और इंटर किधर करे, टुवर्ड्स साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से एग्जिट मारेगी और इंटर किधर से मारेगी, साउथ पोल से। इस तरीके से बाहर फील्ड क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, अंदर कैसे होगी, साउथ टू नॉर्थ। इस तरीके से ये सॉलिनॉइड है, और ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है। आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर लीनियर करंट है, लाइन के लॉन्ग करंट है, तो फील्ड कैसी हो जाती थी, तब भी क्लोज कर्व होती थी, सर्कल के लॉन्ग कर्व होता था, याद है कुछ ऐसे। हर पॉइंट पे सर्कुलर करंट होती थी, और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था हम राइट हैंड रूल से बताते थे, तो वो भी एक टाइप का टेंजेंट टूल हुआ। अगर ऐसा है, यहाँ पर टेंजेंट के लॉन्ग ये हो गई, यहाँ पर ये हो गई, यहाँ पर ये, तो देखेंगे क्लोज लूप बनाएगा, कंप्लीटली क्लोज लूप होगा। तो अगर ये स्ट्रेट होगा तो लूप कैसा होगा, क्लोज होगा। अगर ये क्लोज है तो लूप कैसा, एक्सियल के लॉन्ग फिर क्या करेगा, कर्व बनाएगा पूरा। ऐसे ही अगर हम मैग्नेट बनाते हैं तो मैग्नेट का भी इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं तो सारे आ जाएंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देख लो। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप होती हैं, ये भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या नहीं करती थी, इंटरसेक्ट नहीं करती थी, वैसे ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो आप इनके रियल एग्जिस्टेंस को नहीं बता सकते। कैसे, हमने कहा कि कहीं पर भी अगर इनके डायरेक्शन को बताना है तो उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो दो दो टेंजेंट हो जाएगा।
इसका मतलब वहां पर दो दो डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? तो जैसे ये लाइन की करंट है, ये लीनियर करंट है, तो लीनियर करंट होगी तो सर्कुलर में ऐसे क्या हो जाएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कैसी होगी, ऐसे क्लोज लूप बनाएगी। समझ में आ रहा है? और अगर ये क्लोज लूप करंट है, ऐसी करंट है इस तरीके से, तो ये क्या करेगी, एक्सियल फील्ड होगी, ऐसे एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फिर इस तरीके से, इस तरीके से। आ रहा है समझ? ऐसा। और अगर ये सोलिनॉइड हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें लॉन्ग सोलिनॉइड होगा, तो ये बहुत बाहर जाके कर्व बनाता है, तो ये भी ऐसे साउथ टू नॉर्थ इस तरीके से एक्ट होगा, ऐसे बाहर जाके क्लोज लूप बनाएगा। और यही अगर कोई बार मैग्नेट है, और ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, इसमें भी फील्ड क्या होगी, इस तरीके से। समझ आ रहा है? तो इनका अंदर फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, बाहर कैसी होगी, इस तरीके से इंटर करेगी। और ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपकी बुक में लिखा भी है, वो सारे स्टेटमेंट 6-7 लिखे हैं, उनको पढ़ लेना, यही सारी बातें लिखी है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? ये तो ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होंगी। तो जहां पर भी इनका फील्ड निकालना होगा, आप क्या करेंगे, वहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसके अलावा क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये लाइन्स ऑफ फोर्सेज। जैसे वहां मैंने बताया कि वहां ओपन लूप होती थी, कभी क्लोज लूप नहीं होती थी, यहाँ क्या है, ये क्लोज लूप होती है। ठीक है? अरे यारी बात समझ में ना, कि सारी वजह से मैंने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज बता दिए, चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे वो लीनियर करंट हो, चाहे वो सर्कुलर करंट हो, चाहे वो सॉलिनॉइड के जैसी करंट हो, चाहे वो क्या हो, बार मैग्नेट में हो, टोरॉइड में हो, तब भी आप हर जगह कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने, जैसी मैग्नेटिक करंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्लोज लूप बनाते हुए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ड्रा करेंगे। और जहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, वहां पर आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। बार बार मैं इस वजह से बता रहा हूं कि बच्चे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाते। समझ रहे हो ना? मैग्नेटिक फील्ड निकालना हुआ तो वो समझते हैं कि इसमें तो बहुत सारी डायरेक्शन है, किसको ले। तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट क्या करेगा, उस पॉइंट पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? तो अपने कॉपी में आप वो सारी लाइनों को लिख भी लेंगे, क्या, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जो बातें लिखी हुई है। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक डाइपोल और पोल स्ट्रेंथ। सारा क्लियर है? नोट करिए इसे। अब जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फील्ड होती थी, वैसे एक हाइपोथेटिकल फील्ड हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की वजह से भी समझते हैं। जैसे क्या था, वहां अगर कोई चार्ज क्यू रहता था, जैसे डायपोल है, तो क्यू चार्ज की वजह से क्या करते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखते थे, Q/4πε0r²। ठीक है? वैसे अगर कोई मैग्नेट, बार मैग्नेट है या कोई कॉइल है या कुछ भी है, तो इसका अगर पोल स्ट्रेंथ m है, तो इस m की वजह से, केवल एक सिंगल पोल स्ट्रेंथ की वजह से, जो कहीं किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू होती है, वो हम ऐसा लिखते हैं, ये हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, 4μ0/4π m/r²। समझ रहे हो? वहां Q/r² होता था, और ये 1/4π होता था, μ0/4π m/r²। m क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, और B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसका
सीधा मतलब ये कि जैसे वहां पर हम क्या पढ़ते थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल पढ़ते थे, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, और यहाँ किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम ये बार मैग्नेट रख देंगे तो ये भी डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। वहां नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता था, यहाँ नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ या साउथ टू नॉर्थ होगा। तो वहां पर भी वो टॉर्क प्रोड्यूस करता था P क्रॉस E, यहाँ पर भी ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा M क्रॉस B। वहां पर वो पोटेंशियल एनर्जी होती थी क्या, माइनस P डॉट E, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस M डॉट E होगी। वहां पर वर्कडन होता था क्या, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यहाँ पर भी वर्कडन होगा MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वहां टॉर्क होता था क्या होता था वो P क्रॉस E, तो यहाँ M क्रॉस B होगा ना, MB sin थीटा। ये सारी चीजें फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म से। क्या पढ़ना है समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड पढ़ते थे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड पढ़ते थे, वो सारी चीजें यहाँ भी अगर हमको ये पता पड़ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसका वेक्टर रिजल्ट निकालेंगे, ऐसे एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई बार मैग्नेट रखेंगे या कोई कॉइल रखेंगे तो उसकी वजह से ये सारी बातें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये सारी बातें जानने से क्या होगा, जब आप ये बात जान जाएंगे तो अर्थ भी एक बड़ा मैग्नेट है, उसके भी अपने नॉर्थ और साउथ पोल हैं, तो हम क्या करेंगे उससे दूसरे मैग्नेट मतलब दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करेगी, उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लेंगे तो हम दूसरा कोई मैग्नेट रखेंगे तो वो कैसे वर्क करता है आपके कंपेरिजन में, वो जियोमैग्नेटिज्म में सीखेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये काम पहले जान जाएंगे तब करेंगे ना, तो इतना कर लीजिए, बाकी चीजें पढ़िए, फिर नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं।